हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आज हम अगला प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम 100 प्रश्न करेंगे और वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो एचएसएससी के पैटर्न पर बेस्ड हैं, यानी कि जो पैटर्न एचएसएससी ने दिया है उसी पैटर्न पर होगा। ग्रुप डी और साथ के साथ सीईटी मेंस के क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करें तो भी पेपर का ये लेवल आएगा, ग्रुप डी का भी। बस 2-4 प्रश्न अलग है टॉपिक से मेंस के, वो भी थोड़े बहुत इसमें शामिल करने किए गए हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी और सीटी मेंस दोनों की तैयारी करें तो क्लास जरूर देखें, दोनों ही सब्जेक्ट के टॉपिक शामिल किए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें 100 प्रश्न करेंगे, हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे सभी का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फटाफट से 100 के 100 प्रश्न करते हैं, फटाफट से सारे के सारे डिटेल में सॉल्यूशन हम इनका देखेंगे। पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 15 किसकी है? रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जुलाई 2025 में कहां पर हुआ था? जुलाई 2025 में रामसर कन्वेंशन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या फिर विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रामसर वेटलैंड से संबंधित है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। एक बार डिटेल में इसका अगर हम आंसर देखें एक बार, तो ये देखो COP 15 ये हुआ था 23 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। और इसमें 172 रामसर अनुबंध करने वाले दल और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों को आर्द्र भूमि संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ लाया गया था। ठीक है, कहां पर हुआ था? जिम्बाब्वे के अंदर। डेट क्या है, कब से कब तक हुआ था ये? तो ये हुआ था 23 से लेकर 31 जुलाई 2025 को। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी थीम? COP 15 जो रामसर कन्वेंशन का हुआ था, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? और इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। हमारे फ्यूचर के लिए जो वेटलैंड है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये इसकी थीम है। आगे अलग से चीजें रखी है, आपको इंपोर्टेंट यही रखना है। जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था ये 23 से लेकर 31 जुलाई 2025 को, और ये इसकी थीम है हमारे साथ या भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ये सारी बातें हैं COP 15 के संबंध में। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है कि दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, रोबोट्स के गेम हुए थे, जो इंसान जैसे रोबोट जो बना रखे हैं वर्ल्ड में, उनके गेम्स हुए थे। तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। पहला कि हाल ही में इनका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनका आयोजन कहां पर हुआ था? चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। जापान सहित 16 देशों के 500 से ज्यादा मानव रूपी रोबोट ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, बिल्कुल सही है ये भी। चीन में हुआ था बीजिंग में और 16 देशों ने भाग लिया था इसमें।
इससे पहले चीन ने दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट मैराथन का भी आयोजन किया था। रोबोट्स की मैराथन भी करवाई गई थी। ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का मतलब है आदमी के जैसे जो रोबोट बना रखे वो। इसका मतलब ये तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथन सही है। वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स चीन में हुए थे, 16 देशों ने भाग लिया था और इससे पहले चीन रोबोट्स की मैराथन भी आयोजित कर चुका है। तो दूसरे प्रश्न का भी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। जुलाई 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो जुलाई 2025 में हुई थी, उसके बारे में अलग अलग कथन दे रखे हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट दे रखी है ऑप्शन ए, पहला कथन है कि 2025 का SCO शिखर सम्मेलन चीन में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। 2025 का जो SCO है शिखर सम्मेलन जो है, ये कहां पर हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। दूसरा है कि इस बैठक में बेलारूस को संगठन का नया पूर्ण सदस्य बनाया गया है। बेलारूस को इसमें नया, देखो बेलारूस को 2024 में ही सदस्यता दे दी गई थी। 2024 में SCO का सदस्य बन चुका है बेलारूस, ये चीज ध्यान रखनी है। जुलाई 2024 में जो हुआ था उसमें बेलारूस पूर्ण रूप से बन चुका है, 2025 में नहीं बना है, इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। आगे है तीसरा, भारत ने इस बैठक में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आतंकवाद निरोध पर जोर दिया। बिल्कुल, देखो भारत तो आतंकवाद के विरोध में ही बोलेगा, हमेशा हमेशा आतंकवाद के विरोध में ही बोलेगा। चौथा है, SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। देखो आधिकारिक भाषाएं तो रूसी और चीनी है, इसके अलावा और भी आधिकारिक भाषाएं, हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है। केवल दूसरी जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 2024 में बेलारूस को बनाया था, बेलारूस को संगठन का नया सदस्य बनाया था 24 में। अब पूर्ण रूप से अनुमति की बात है तो शायद ये 2025 आए, लेकिन जहां तक है अगर हम ऑफिशियल डाटा देखेंगे तो 2024 में ही दिया गया था बेलारूस को। ठीक है, बेलारूस को नया सदस्य इन्होंने 2024 में बनाया था। तो 1, 3 और 4 ये सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। 1, 3 और 4 ये कथन बिल्कुल सही है इसके, प्रश्न नंबर 3 के। अच्छा, जो SCO की जो मीटिंग हुई थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर एक नया घोषणा पत्र अपनाया गया है, एक नया घोषणा पत्र भी अपनाया गया है और उसका क्या नाम है? उसका नाम है तियानजिन घोषणा। तियानजिन घोषणा, TIYANZIN, तियानजिन घोषणा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, तियानजिन घोषणा पत्र अपनाया गया है इसके अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 4। धोलावीरा हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? हड़प्पा जो सभ्यता है उसका एक शहर था धोलावीरा, वो कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 3 भागों में। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। अब एक चीज ध्यान रखना, हड़प्पा के जो लगभग स्थल है वो सारे 2 भागों में विभाजित होते हैं, लेकिन धोलावीरा ऐसा है जो 3 भागों में बटा हुआ था। हम इसका भी आंसर डिटेल में आपको दिखाते हैं एक बार। देखो, अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत जो आमतौर पर 2 भागों में विभाजित थे, धोलावीरा शहर 3 मुख्य भागों में विभाजित था। 3 कौन कौन से? एक गढ़, एक मध्य शहर और एक निचला शहर। 3 भाग थे इसके, गढ़ यानी एक सेंटर, एक गढ़ और तीसरा था निचला शहर। ठीक है, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर, ये 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा। बाकी हड़प्पा के जो शहर वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते थे, लेकिन धोलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। गढ़ कौन सा हिस्सा होता था? जो प्रशासनिक और विशिष्ट आवासीय क्षेत्र था, जो प्रभावशाली उपस्थित और सुरक्षा के लिए राजनीतिक रूप से उच्च स्थान पर विकसित था। यानी कि जो एक किस्म से मान लो सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर जो स्थित था वो था गढ़। शहर का मेन पार्ट वो था मध्य। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 5 दिया है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें 12 बार की गुफाओं के नाम से जाना जाता है?
विच इंडियन स्टेट इज होम टू द बुद्धिस्ट केव्स नोन एज बाराबार केव? बाराबार केव जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो बाराबार की गुफाएं कहाँ पर हैं? बिहार के अंदर हैं। इसका भी हम डिटेल में सॉल्यूशन देखें। देखो ये है प्रवेश द्वार बाराबार की गुफाओं का, ये प्रवेश द्वार है बाराबार की गुफाओं का, ठीक है। बाराबार बोलते हैं, बाराबार की गुफाएं किसने बनवाई थी? सम्राट अशोक ने। अशोक का शासनकाल कब से था? 273 से लेकर 232 BC तक। अशोक ने आजीवन तपस्वियों के लिए करवाया था, हालांकि बाद में उनके पोते दशरथ ने भी गुफा में कुछ और निर्माण करवाया था। देखो बाराबार की गुफाएं बनवाई किसने थी? सम्राट अशोक ने, और उसका पोता था दशरथ, उसने भी बाद में थोड़ी बहुत और छेड़खानी करी थी, गुफाओं में थोड़ा बहुत और निर्माण करवाया था, ठीक है। भारत के बिहार में स्थित ये शैलकट कक्ष देश में शैलकट वास्तुकला का सबसे पुराना जीवंत उदाहरण है। शैलकट कलाओं से ये बनी हुई है, शैलकट कक्ष बने हैं, ठीक है। कहाँ पर है ये? बिहार के अंदर है ये। आजीवन संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए बनाए गई थी, सम्राट अशोक ने इनको बनाया था। ये सारी बातें ध्यान रखनी है बाराबार की गुफाओं के बारे में, बिहार के अंदर है ये, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। देखो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल हर हाल में ज्वाइन करना है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF मिलेगी, अगर आप ज्वाइन करके देखो वहाँ पर। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 6 दिया है आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखो आर्टिकल 80 लिख दिया इन्होंने क्लियरली, तो आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हो सकते 250। राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 250, और लोकसभा के अंदर 550। प्रश्न नंबर 7 दिया है आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है? कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, और उस मंत्रिमंडल का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री उसका हेड होगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 34A, अनुच्छेद 21। देखो ये तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का 44, तो ठीक है। अब इनमें से अनुच्छेद दे ही अलग अलग रखे हैं, ये तो मौलिक अधिकारों के अंदर आ लिए। तो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन सा होगा? ये अनुच्छेद 74 1। इसके तो ऑप्शन से हो जाते हैं सवाल, ये मौलिक कर्तव्य है और ये मौलिक अधिकारों में है 21 और 34। तो कौन सा अनुच्छेद बच गया अलग से? अनुच्छेद 74A। ये संविधान का अनुच्छेद जो कहता है कि एक मंत्री परिषद का होना अनिवार्य है और इसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? देखो पहले जो प्रश्न आता था ये आता था कोरम के नाम से, हाउस के लिए जो सदन है उसके लिए चलाने के लिए कोरम कितना होता है? तो वो होता था 1/10। हम ये याद करते थे कि 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, 1/10वां हिस्सा जो सदस्य हैं वो होने चाहिए। अब इसने पूछा कि ये बात होती है कोरम का मतलब है कि 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, लेकिन है किस अनुच्छेद में ये बात? कौन से अनुच्छेद में इस चीज का जिक्र है? 100, 101, 102 या 103? तो 1/10वां जो हिस्सा होना चाहिए ये लिखा है अनुच्छेद 100 के अंदर, आर्टिकल नंबर 100 के अंदर ये मेंशन है, आर्टिकल नंबर 100 के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम का स्थान क्या है? अलकनंदा और धौलीगंगा कहां पर मिलती है? ऑप्शंस देखें, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग।
नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग? तो ये है विष्णु प्रयाग। कहाँ पर है ये? विष्णु प्रयाग के अंदर है। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा यहाँ पर कौन सी नदियां? अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग के अंदर। रुद्र प्रयाग की बात करें, रुद्र प्रयाग की बात करें, रुद्र प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो एक तो अलकनंदा फिक्स है यहाँ पर भी, ठीक है। अलकनंदा के साथ साथ यहाँ पर कौन सी थी? अलकनंदा में धौली गंगा, और यहाँ पर कौन सी मिलेगी रुद्र प्रयाग में? मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी ये मिलती है रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा ये मिलती है विष्णु प्रयाग के अंदर, ठीक है। पंच प्रयाग जो उसमें यहाँ पर मिलती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और है कहाँ पर? ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर है। कर्ण प्रयाग और देखें, कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा तो है ही नदी, अलकनंदा प्लस पिंडार, अलकनंदा प्लस पिंडार कहाँ पर? कर्ण प्रयाग के अंदर। और लास्ट बच गया एक नंद प्रयाग। नंद प्रयाग संगम की बात करें, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यहां पर मिलती हैं अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। यहां पर मंदाकिनी थी, ये नंदाकिनी था। एक चीज ध्यान रखना, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी था, नंदाकिनी, और यहां पर था मंदाकिनी, ठीक है। यहाँ पे है धौली गंगा, और बच गया कौन सा? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में है पिंडार। और चारों किस नदी के साथ मिलते हैं? अलकनंदा के साथ। अलकनंदा इसमें सबसे कॉमन नदी है। अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिल गई तो नंद प्रयाग, मंदाकिनी मिल गई तो रुद्र प्रयाग, पिंडार मिल गई तो कर्ण प्रयाग, धौली गंगा मिल गई तो विष्णु प्रयाग। प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट, बेलगांव, मैटूर, दामनजोड़ी या फिर मूरी एल्यूमिनियम प्लांट? विच इज द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट? तो ये है म्यूरी एल्यूमिना, ऑप्शन डी, म्यूरी एल्यूमिना जो करके दिया है ऑप्शन डी वाला, ये है भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट। ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी जो है, और कहां पर है ये म्यूरी एल्यूमिनिया? ये है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर है। कब की बात है ये? 1948 की बात है ये, ठीक है। तो मूरी एल्यूमिनिया झारखंड के अंदर है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? भाई को ऐसे कौन से देश है जिनकी करेंसी को हम बोलते हैं हार्ड करेंसी? विकसित देश, विकसित देश के अंदर जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया। विकासशील देश के अंदर जैसे भारत, भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश सारे विकासशील देश हैं। अर्धविकसित देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान। तो किन देशों की करेंसी हार्ड करेंसी होती है? हार्ड मुद्रा किस देश की मुद्रा को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जो देश विकसित हो चुके हैं। अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ये सारे विकसित देश हैं, इनकी करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 दिया है आगे, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? भाई किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास को मापने के लिए हम क्या मापते हैं? डिस्पोजल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट? तो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की बात हो रही है, ध्यान रखना, सामाजिक नहीं, आर्थिक विकास से है।
तो पर कैपिटा इनकम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसका। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है भारत के? तो किस राज्य के अंदर है? पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। तो ये कहाँ है? गोवा। इसके अलावा केरल में भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी? $2396.71। $2396.71 पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि लगभग 1,14,710। ये 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होने का अनुमान है ये। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, गोवा का। देखो, जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से आप नॉलेज हब चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। काफी सारा स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ स्टडी मटेरियल वहीं पर मिलेगा, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल वहां पर ही आपको मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ वहां पर डाल रखी है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। आगे है प्रश्न नंबर 14, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 40 से 70, 30 से 55, 18 से 50 या 18 से 60। देखो, कौन सी स्कीम है जीवन ज्योति बीमा? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है ये, बीमा योजना एक सरकारी कंपनी की है ये, हरियाणा भारत सरकार की तरफ से दी गई है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। उम्र का प्रावधान क्या है इसमें? तो उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 से लेकर 50 साल तक का, 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र होनी चाहिए जो भी ये इस योजना के लिए आवेदन करेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र के लिए। कितने तक का लाइफ कवर होता है इसके अंदर? 2 लाख का। हर साल कितना एनुअल फीस देने होते हैं? 436 रुपए सालाना। प्रश्न नंबर 15, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा, उत्तर प्रदेश, केरला, नागालैंड। तो फुगड़ी है ना गोवा का, फुगड़ा फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16, और यहां से अब हमारी शुरू होती है हरियाणा जीके। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 16 दिया है, हरियाणा का संत साहित्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? संत साहित्य ऑफ हरियाणा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हरियाणा के संत साहित्य ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अनुराधा बेनीवाल, सूरजभान, श्रीधर अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये लिखी गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। संत साहित्य ऑफ हरियाणा डॉक्टर सूरजभान, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का पहला संविधान म्यूजियम कहाँ खोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम जो पहला भारत का संविधान म्यूजियम कहाँ खोला गया? चंडीगढ़, नई दिल्ली, सोनीपत या कुरुक्षेत्र? तो ये खोला गया था सोनीपत के अंदर। सोनीपत की आपको ये बताना है किस यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी ओपनिंग है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर है ये? सोनीपत एक यूनिवर्सिटी है जहां पर ये संविधान कार्य म्यूजियम खोला गया है। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा के किस स्थान पर 1935 तक नमक का उत्पादन किया जाता था? 1935 तक कहां पर नमक का उत्पादन किया जाता था? अंबाला, सोहना, फर्रुखनगर या दादुपुर? तो ये नमक का उत्पादन होता था फर्रुखनगर। देखो, आपको पता है ना हरियाणा में स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी शुरू में। सबसे पहले ट्रेन कहाँ आई थी? फर्रुखनगर के अंदर आई थी। क्या काम था उसका? काम नमक ढोने के लिए। तो 1935 तक नमक कहाँ बनाया जाता था? फर्रुखनगर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, जो फर्रुखनगर गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? सर्वाधिक लिंग अनुपात है मेवात के अंदर। मेवात और महेंद्रगढ़, सबसे अधिक लिंग अनुपात फिलहाल मेवात में है, उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर है।
ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा राज्य में खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में कौन सी फसल कहा जाता है? जो खरीफ की फसल है उनको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, कौन सी फसलें हैं ये? मौसमी फसलें, सर्दी की फसलें, नकदी फसलें या फिर मानसूनी फसलें? खरीफ की फसल के अंदर जैसे अब बो रखा ना, जैसे बाजरे का सीजन है, बाजरा, गुआर, तो ये सारी कैसी फसलें हैं? मॉनसून क्रॉप्स। क्योंकि भाई सावन भादवा जो महीना 2 महीने जबरदस्त बारिश हुई थी ना, तो मॉनसून के महीने की फसलें हैं ये, मॉनसून क्रॉप्स। सर्दी की फसल होती है रबी की फसल, रबी की फसल होती है सर्दी की फसल, और ये खरीफ वाली होती है मॉनसून क्रॉप्स। प्रश्न नंबर 21 दिया है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग पर वन होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हरियाणा शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट? हरियाणा के कितने प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए 1988 की वन नीति के अनुसार? 10%, 20%, 30% या 40%? तो ये होने चाहिए कम से कम 20% भूमि पर। सभी राज्यों के लिए होती है शर्तें, कम से कम 20% भूमि पर, यानी कि 1/5वां हिस्सा वन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में चल रही कंडी योजना के क्रियान्वयन के लिए किसके द्वारा धन उपलब्ध करवाया गया है? हरियाणा में जो हु प्रोवाइडेड फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडी योजना रनिंग इन हरियाणा? किसने हरियाणा को जो है वो फंड उपलब्ध करवाया है? ऑप्शन है यूनेस्को, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड बैंक। 4 ऑप्शन है आपके पास, यूनेस्को, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड बैंक। योजना का नाम है कंडी योजना। तो कौन हरियाणा को, देखो अगर आपको नहीं पता हो भाई किसने किसको लोन दिया, और अगर आपको तुक्का लगाना हो, तो लगभग पूरी दुनिया की जवाबदारी उठाता वर्ल्ड बैंक। तो लोन लान देने का सबसे अधिक काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। हरियाणा कंडी योजना ये क्या है? NAFCC से है, नेशनल अडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को फंड किया है, वर्ल्ड बैंक ने। कंडी डेवलपमेंट योजना कब की बात है ये? 2003 की बात थी, ये भी ध्यान रखना। 2003 के अंदर चलाए गए थे कंडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और किस चीज के लिए था ये कंडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ये था मृदा अपर्दन के लिए। मृदा अपर्दन, जो भूमि का क्षरण होता है ना, मिट्टी जो बह जाती है, उसके लिए था ये 2003 के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को पैसे दिए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, काफी सारी स्टडी मेटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। प्रश्न नंबर 23 है कि भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? भगवत गीता के किस अध्याय में जो भगवान कृष्ण है उनका दिव्य रूप यानी कि कंप्लीट जो सारा है वो दर्शाया गया है? ऑप्शन है अध्याय 11, 8, 12। कौन से अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप जो है वो दर्शाया गया है? ऑप्शन है 11, 12, 18 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप, देखो भगवत गीता कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था, और अध्याय 11 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन दिए थे, अपना विश्व रूप दर्शन दिए थे इन्होंने, अपना जो पूरा जो बन के इन्होंने अर्जुन को विश्व रूप में इन्होंने दर्शन दिए थे, पूरा विष्णु भगवान का वाला विष्णु रूप दर्शन योग के नाम से है वो, अध्याय 11 का। प्रश्न नंबर 24 दिया है, हरियाणा की एक राजधानी लोहागढ़ किस शासक की राजधानी रही है? लोहागढ़ किस शासक की राजधानी रही है? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा यादवेंद्र सिंह या बाबा बंदा सिंह बहादुर? तो ये राजधानी रही है बंदा सिंह बहादुर की, लोहागढ़ बंदा सिंह बहादुर की। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जिला, सबसे दक्षिण में, तो वो है नूंह जिला।
सबसे दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेवात नू। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा बस स्टॉपेज है? इनमें से कौन सा ऐसा बस स्टॉप है जहां पर उतरते आप कुरुक्षेत्र पहुंच जाओगे? कुरुक्षेत्र बाईपास, करनाल बाईपास, पीपली बस स्टैंड या कुरुक्षेत्र बस स्टैंड? तो चंडीगढ़ दिल्ली जो नेशनल हाईवे है वहां पर है पीपली बस स्टैंड। अगर आपको कुरुक्षेत्र जाना है तो आपको पीपली बस स्टैंड उतरना हो, तो बस स्टैंड का क्या नाम है? पीपली बस स्टैंड है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 27, बलुई दोमट मिट्टी मृदा का विस्तार हरियाणा के किस जिले में है? बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? सिरसा, यमुनानगर, फरीदाबाद या फिर भिवानी? तो बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है हरियाणा के सिरसा के अंदर, यानी कि जो बालू मिट्टी है, दोमट मिट्टी, वो कहां पाई जाती है? सिरसा के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखो, हरियाणा के किस जिले में स्योठी गांव में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है? स्योठी गांव है, किस जिले के अंदर है ये बताना है आपने। ठीक है, स्योठी गांव है वो किस जिले के अंदर है ये बताना है। क्या हुआ था वहां पर? जो सफेदा का पेड़ होता है उसका कलोनल सफेदा कल्टीवेशन सेंटर बनाया गया है। सफेदा का पेड़ है उसका संवर्धन केंद्र बनाया गया है। तो स्योठी गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 29 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? कहां पर है ये? गुड़गांव के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ था ये? 1975, 1990, 1991 या फिर 2003? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना की गई थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। प्रश्न नंबर 30 है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। छिलछिला के ऊपर बहुत बार प्रश्न आ चुका, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 है, हरियाणा के बिहाली नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सलेट। क्या पाया जाता है यहाँ पर? सलेट पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। जिस स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लो। पीडीएफ मिलेगी आपको, काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिलेगा। प्रश्न नंबर 32 है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा में किस जिले में बनाई गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल रेरा कोर्ट बुल? कहां बनाई गई थी? गुड़गांव, मेवात, रोहतक और करनाल? देश की पहली, देखो इंडिया की बात हो रही है, हरियाणा की नहीं है, ये इंडिया की है, लेकिन है हरियाणा की पहली। ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहली चीज लगी है रेरा कोर्ट, और ये है हरियाणा के अंदर। किस जिले के अंदर है? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर है। किसके द्वारा बनाई गई है ये? हरेरा के द्वारा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, डिजिटल रेरा कोर्ट है, गुड़गांव के अंदर शुरू हुई है, 2022 की बात है ये। प्रश्न नंबर 23 है, हरियाणा ने किस पत्रिका को यूजीसी ने अपने केयर लिस्ट में शामिल किया है? विच मैगजीन ऑफ हरियाणा हैज बीन इंक्लूडेड इन द केयर लिस्ट ऑफ यूजीसी? यूजीसी की जो केयर लिस्ट होती है उसमें हरियाणा की कौन सी मैगजीन शामिल की गई है? हरिप्रभा, हरिगंधा, शब्दबूंद या हरियाणा संवाद? तो वो कौन सी है? हरिप्रभा। हरिप्रभा को यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र और राज्य के बीच कितने अनुपात आधारित केंद्र की योजना है? एक स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम। किसने चलाई है ये? सेंटर सरकार ने, केंद्र सरकार ने चलाई है। तो इसमें सेंटर और स्टेट की कितनी पार्टनरशिप रहेगी? 60-40। ये केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा 60 और राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा 40।
ये स्कीम चलाई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आगे है प्रश्न नंबर 36। केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया था? 2007-8 के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था? 2008 के अंदर। किसकी है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये। अक्टूबर 2007 के अंदर ये शुरू की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। किन किन फसलों पर थे? चावल, गेहूं और दाल, 3 पर। चावल, गेहूं और दाल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 37 दिया है आगे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका हेड ऑफिस है पंचकुला के अंदर। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। 71, 72, 66 या फिर 76? तो ये हुई थी 1976 के अंदर। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी 1976 के अंदर। प्रश्न नंबर 38 दिया है। देसी गाय खरीदने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है? देसी गाय खरीदने पर कितने की सब्सिडी मिलती है? 20,000 की, 30,000 की, 25,000 की या फिर 35,000 की? तो देसी गाय पर जो सब्सिडी फिलहाल मिलने लगी है वो है 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए की हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है देसी गाय की खरीद पर। आगे है प्रश्न नंबर 39। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2024 का, तो हरियाणा का कौन सा जिला पूरे भारत के अंदर पहले नंबर पर था? सॉरी, पूरे हरियाणा कौन है राज्य में पहले नंबर पर? पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया था? वो था करनाल। भारत में नहीं भाई, ये राज्य की बात है। हरियाणा का ये मिशन था और हरियाणा में पहला नंबर पर आया था करनाल। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 है कि हरियाणा में अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अंगदान ऑर्गन डोनेशन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया था गजेंद्र फोगाट को। गजेंद्र फोगाट को। प्रश्न नंबर 41, और यहां से अब कुछ प्रश्न देखेंगे हम साइंस के। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक में विभाजित किया गया था? ट्राइड्स बनाए थे जो एलिमेंट्स थे उनको, ठीक है, उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल से पहले की बात है, जब एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे लगाए, तो किस साइंटिस्ट ने उन एलिमेंट्स का एक ट्राइड बनाया था? जॉन न्यूलैंड, जॉन वोल्फर, डोबर्नियर या फिर हेनरी मोचले या फिर मेंडलीव्स? तो ट्राइड जो बनाया था वो बनाया था डोबर्नियर ने। डोबर्नियर आपको नाम याद रखना जिसने एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया था। ट्राइड यानी कि 3 एलिमेंट्स रखे थे सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुब्बारे में सिरका यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है जिससे वह फूल जाता है? विच गैस इज रिलीज व्हेन विनेगर एंड बेकिंग सोडा आर मिक्स्ड इन ए बैलून विच मेक्स इट इन्फ्लेट? तो वो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो फुलाते हैं ना, किस चीज से फुलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं जिसकी वजह से गुब्बारा फूल जाता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है आगे। एक्टिनाइड्स श्रेणी खालिस्तान धात्विक रासायनिक तत्वों का एक सीरीज है। द एक्टिनाइड सीरीज इज ए क्लास ऑफ हाउ मैनी मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स? एक्टिनाइड्स के अंदर कितने मेटेलिक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ये बताना है। एक्टिनाइड्स सीरीज के अंदर 15, 12, 18, 19। तो एक्टिनाइड सीरीज के अंदर कितने होते हैं? 15। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 15। और सीरीज नंबर कहां से है? 89 से लेकर 103 तक। 89 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है वो होते हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, खालिस्तान को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट।
किस एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। सबसे पहला नंबर है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का, एक नंबर पे। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी एलिमेंट है सभी के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाए क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। ऑप्शन दिया है जब जल में वायु उपस्थित हो, भाई पानी के अंदर हवा हो नहीं। जब जलवाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होता है। तीसरा है कि जब अन्य गैसें हवा में स्थानांतरित होती है। चौथा है कि जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। तो ह्यूमिडिटी कब बनती है? जब पानी हवा जो है उसमें जलवाष्प होता है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है, हवा के अंदर नमी होती है, तभी ह्यूमस बनती है, ह्यूमिडिटी बनती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं किस टेम्परेचर के ऊपर? तो ये टेम्परेचर है माइनस का, ठीक है, ये है माइनस का। तो डिग्री सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है ये किसके ऊपर बराबर होते हैं? -40 डिग्री, -40 डिग्री। फार्मूला है एक इनका, वो है F -32 बराबर C इंटू 9/5। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री। प्रश्न नंबर 41 दिया है आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह खालिस्तान का आंशिक दाब नियम है। द टोटल pressure of a mixture of ideal gases is equal to the sum of the partial pressure. This is the law of partial pressure of। ये कौन सा लॉ है? यानी कि टोटल प्रेशर जो है वो छोटे छोटे जो प्रेशर है जितने भी, उन सभी का जोड़ होता है। तो ये कौन सा लॉ है, किस चीज का लॉ है, किसने दिया था ये लॉ, ये हमें बताना है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ है, या फिर एवोगैड्रो लॉ है? तो ये जो लॉ है ये है डाल्टन्स लॉ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, डाल्टन का लॉ है ये, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सम उनका सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हॉर्स पावर, हम पावर जो मापते हैं ना, तो किसी भी इंजन की पावर को बताता है हॉर्स पावर। इतने हॉर्स पावर का इंजन है इसका, आपने सुना भी होगा ट्रैक्टर वगैरह का, कितने हॉर्स पावर का इंजन है वो। तो सबसे पहले किसने हॉर्स पावर शब्द यूज किया था? एवोगैड्रो ने, जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टीन या जेम्स वाट ने? तो ये जो वर्ड यूज किया सबसे पहले, ये यूज किया था जेम्स वाट ने, हॉर्स पावर वर्ड, जो इंजन की पावर है उसको बताने के लिए। हॉर्स पावर जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 49 है एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर क्या हो जाती है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ वायर द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू। एमीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एमीटर की रीडिंग यानी कि एमीटर क्या होता है जिससे हम करंट को मापते हैं। तो अगर वायर की लेंथ डबल कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर 1/6 हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर वायर की लेंथ डबल कर दी तो उसके अंदर जो एमीटर की रीडिंग है वो आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? मानव शुक्राणु का भाग कौन सा नहीं है ये आपको इसमें से बताना है। एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एपिकल फिलामेंट और एक्ट्रम। देखो ये है ना, हमें इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा।
इंग्लिश में ही नाम याद रखने की कोशिश करनी है। ह्यूमन स्पर्म के अंदर का कौन सा हिस्सा नहीं होता है? देखो एक्रोसोम तो बोलते हैं सिर वाला हिस्सा, एक्रोसोम होता है सिर वाला हिस्सा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पूंछ वाला हिस्सा, ठीक है। और एट्रम, अच्छा हाँ एक्रोसोम अलग है, एट्रम ये होता है शीर्ष वाला हिस्सा, एट्रम जो है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है वो नहीं होता, वो एंट्रम। इसमें ऑप्शन ही थोड़े से अलग से दे रखे हैं, ये आएगा एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम। इसके अंदर एन नहीं दे रखा, एंट्रम आएगा, ऑप्शन डी आएगा जो पार्ट नहीं है, ठीक है। माइकोटोन्ड्रिया, एपिकल और एक्रोसोम ये 3 पार्ट होते हैं, एंट्रम नहीं होता। हेड, बॉडी और टेल 3 होते हैं नॉर्मली, एंट्रम नहीं होता। प्रश्न नंबर 51 दिया है, गर्भाशय की परत नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर अलग अलग जो है अलग अलग लाइनिंग की जो अलग अलग लेयर होती है हमारे पेट के अंदर, तो इसमें से कौन सी एक है जो लेयर नहीं है, कौन सी एक यूट्रस की लेयर नहीं है, ये हमें बताना है। एंडोमेट्रियम ये भी होती है, मायोमेट्रियम ये भी होती है, एरिमोमेट्रियम ये भी होती है, एक्टोमेट्रियम ये नहीं होती, एक्टोमेट्रियम ये नहीं होती। देखो एंडोमेट्रियम ये कौन सी होती है, आंतरिक परत होती है, सबसे अंतिम वाली आंतरिक। मायोमेटियम ये पेशीय परत होती है, और अरायोमेरिटम ये बाहर की होती है, ठीक है। तो एक्टोमेट्रियम ये कोई भी परत नहीं होती, एक्टोमेरिटम जो है ये उसकी यूट्रस की जो है वो परत नहीं होती। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, एक्टोमेरिटम। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो हमारे शरीर का खून है उसको दिल से फेफड़ों तक कौन सी रक्त वाहिका लेकर जाती है, उसका नाम हमें बताना है। शिरा, ग्रंथि, धमनी या फिर तंत्रिका। तो वो होती है धमनी, आर्टरी। आर्टरी का काम है ये, जो भी दिल से जो खून आएगा फिल्टर होके, जो भी खून जो हमारा आता है हार्ट से फिल्टर होके वो जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है। दिल में से जो भी खून निकलेगा सीधा वो जाएगा लंग्स के अंदर, किसके थ्रू, धमनी के थ्रू। अच्छा इसका नाम पूछे तो धमनी का नाम क्या है, तो इसका बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है ये, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बोले तो फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी होती है ये, जो ब्लड को हार्ट से लेकर लंग्स तक लेकर जाती है, फुसफुस धमनी होती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 53, दंत वल्क में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति में कैसा होता है। जो हमारे दांतों की जो इनेमल होती है, जो भारी हिस्सा होता है, जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसके अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम फॉस्फेट किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का, न्यूट्रल या फिर एसिडिक। कैल्शियम फॉस्फेट किस नेचर का होता है, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। तो ये किस नेचर का होता है, ये होता है अल्कलाइन नेचर का, अल्कलाइन नेचर का यानी कि क्षारीय प्रकृति का। जो हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल लगा हुआ है, जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ये होता है एल्कलाइन, या फिर इसको एक वर्ड लिखते हैं बेसिक। एसिड और बेस जो होता है ना, तो ये बेस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 54, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमें बताने हैं। राइबोसोम, प्रायोकैरोटिक, एजोटोबैक्टर या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो इसके अंदर होते हैं प्रायोकैरोटिक। विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका,
प्रायोकैरायोटिक, प्रायोकैरायोटिक ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में इसने पूछा है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कौन से प्रकार के माइक्रोब्स हैं वे, तो ये आएगा प्रायोकैरियोटिक्स माइक्रोब। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट पर्सन है जीके का। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्गम किसके द्वारा किया गया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज डन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क, लिनियस, डार्विन या फिर इरेस्मस? तो सभी को पता है किसने करा था, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी लैंगिक प्रजनन की, डार्विन की थ्योरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसने दिया था ये? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसकी जो बुक आई थी 1859 के अंदर, डार्विन की बुक आई थी 1859 के अंदर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, उसके अंदर ये बताया गया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, और यहां से अब हमारी शुरू होती है रीजनिंग। अब हम प्रश्न करेंगे रीजनिंग के, रीजनिंग के सवाल, फिर गणित के, फिर हिंदी और इंग्लिश के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, साइल अपडेट्स को भी और नॉलेज हब को भी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 56 से रीजनिंग हमारी शुरू हो रही है। और प्रश्न नंबर 56 रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताओ। जो आकृति दे रखी है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमने बताने हैं। देखो पहला त्रिभुज तो ये बन गया, अलग अलग त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। तो अगर हम त्रिभुज बनाए तो देखो पहला त्रिभुज तो है ये बिल्कुल छोटा सा, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो ये बड़े वाला, तीसरा त्रिभुज बनाएंगे तो ये वाला हिस्से वाला, चौथा त्रिभुज बनाएंगे तो ये पीछे वाला। तो इस दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज है इसके अंदर? 4 त्रिभुज हैं। एक ये लाल वाला, एक ये पीले वाला, एक ये हरे वाला, एक ये नीले वाला। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 4 त्रिभुज हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर 57, एक पासे के विभिन्न पलकों पर 6 संख्याएं हैं, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। नीचे चित्र में इस पासे की स्थिति दिखाई गई है, तो 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? जैसे लूडो होता ना, उसकी बात हो रही है, डाइस की। उसके ऊपर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट लिखे होते हैं, एक साइड 6, एक साइड 1, एक साइड 2। इसने कहा कि उसके ऊपर लिख रखे हैं 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो हमें बताना है कि 24 के पीछे कौन सी संख्या है, 24 के पीछे क्या आएगा। देखो 21 के पीछे है 23 और 25, 21 23 25। 24 के पीछे पूछा, हाँ 24 के पीछे पूछा कि क्या आएगा। देखो 23 25 और 21 23 25, 21 25 22, इन दोनों से हम क्या बता सकते हैं? 21 भी कॉमन है, 25 भी, इसका मतलब 23 और 22 तो एक दूसरे के अपोजिट में है। 23 और 22 एक दूसरे के अपोजिट में है, बिल्कुल है। अगर ये पूछता ना 23 के अपोजिट में क्या है, तो हम यहाँ से देख के बता देते 23 के अपोजिट में क्या है, 22 है। तो मतलब 23 का जोड़ा किसके साथ बन गया? 22 के साथ। अब एक चीज और देखो, 21 और 25 दोनों एक साइड में दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे में नहीं है। 21 के उल्टी साइड 25 कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 21 के उल्टी साइड में 25 कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब या तो 21 होएगा या फिर 25 होएगा 24 के सामने, क्योंकि एक के सामने 24 आएगा और एक के सामने 26 आएगा, ठीक है। तो तीसरी आकृति इसमें शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये तीसरी पूरी नहीं है, तो 21 आएगा या फिर 25 आएगा, समझ गए। क्योंकि 22 और 23 तो यहां से पता चल रहा है एक दूसरे के उल्टे हैं, 21 और 25 बराबर दिखा रखे, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो नहीं सकते। तो ये दोनों 26 और 24 के अपोजिट में है। 26 और 24 के, एक आकृति और है, ये पूरी नहीं दिख रही यहाँ पे, उसके हिसाब से पता चलता है किसके अपोजिट में है, ठीक है।
तो ये तो 26 आएगा ना, सॉरी 21 और 24। अरे क्या 21 और 25 यार, देखो 21 और 25 बच गए, 22 और 23 तो कट गया। तो किसके अपोजिट में है 21 और 25, किसके अपोजिट में मिलेंगे ये 24 और 26 के अपोजिट में। यह आकृति पूरी नहीं है जिससे पता चले कि इसके अपोजिट में क्या था। सवाल नंबर 58 दिया है और इसमें क्या है कि नीचे जो समीकरण दी गई है उसमें प्लस और माइनस को और गुणा और भाग को आपस में बदल दे तो क्या उत्तर आएगा। प्लस माइनस और गुणा भाग को आपस में बदलना है इसके अंदर, ठीक है। अब बदल दो आपस में, 4 भाग की जगह क्या करना है गुणा, 6 प्लस की जगह माइनस 91, गुणा की जगह भाग करना है और माइनस की जगह प्लस करना है। ये है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जैसे इसने कहा है, जोड़ घटा को आपस में बदलना है और गुणा भाग को आपस में बदलना है। इसको काट दो, कितना आएगा 13, 6 चौक 24 माइनस 13 प्लस 5, 24 में से 13 गए तो 11 प्लस 5 कितना बन गया, 11 और 5 16, 11 और 5 16 जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर। सॉरी 6 दिया है, ये 6 नहीं 16 आएगा। क्या उत्तर हो जाएगा 16, 11 जमा 5 16 उत्तर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 59, इसमें भी ये पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये सीरीज हमें पूरी करनी है। वी होगा बाद 39 35 30, तो देखो पहले तो क्या करना है, 35 में से कितने गए 4, 39 में से 4 गए 35, 35 में से 4 गए तो 31, 31 में से 4 गए तो 27, 27 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेगा 23, और एक ही ऑप्शन के लास्ट में 23 है। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 23 दिया, तो ऑप्शन बी उत्तर हो गया। ये तो हो गया गणित का जो टर्म दे रखी थी। अब देखो ये V से T में गए तो 2 कम हो गया, T से R में गए तो 2 कम हो गया, R से P पे जाएंगे तो भी 2 कम है, P से 2 कम में क्या आएगा N, O -2, M से K गए तो -2, K से I गए तो -2, I से -2 करें क्या आएगा G, NG23 जो ऑप्शन बी पे दिया है। हमें सोल्व करना भी आना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 और ये है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का ये प्रश्न दिया है, ठीक है। ये 2 निष्कर्ष दिए हैं और ये 3 कथन इसमें दिए गए हैं। पहला कथन है कि नो रिवर इज ए माउंटेन, रिवर और माउंटेन का कोई रिलेशन नहीं है, रिवर और माउंटेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम रिवर आर एनिमल, सम रिवर है ये, कुछ रिवर क्या है एनिमल है, ए फॉर एनिमल। सम बर्ड्स आर माउंटेन, ये कुछ बर्ड्स हैं जो माउंटेन हैं। बर्ड्स को हमने किससे दर्शा दिया बी से। ए फॉर एनिमल, आर फॉर रिवर, बी फॉर बर्ड, एम फॉर माउंटेन, और आर और एम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो नो एनिमल इज ए माउंटेन, नो एनिमल इज ए माउंटेन, देखो एनिमल और माउंटेन का कोई डायरेक्ट नहीं कह रखी। अगर ये होता है कि भाई सम एनिमल नॉट माउंटेन तब सही था, क्योंकि जो एनिमल का हिस्सा रिवर में है वो माउंटेन नहीं होगा। लेकिन इसने कहा कि कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानवर का जो हिस्सा रिवर के पास नहीं है वो पहाड़ हो सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा है कि कोई भी नदी पक्षी नहीं है, नदी और पक्षी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। दोनों के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता, ना ही 2 का। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। आगे दिया है लेट इट गो, इसको लिखा जाता है VCNTAP। दिस इज इट, इसको लिखा जाता है MQVCIH। तो IT का कोड बताना है क्या है। सीधा सीधा सा, इसके अंदर भी इट है और इसके अंदर भी, दोनों में कॉमन क्या है, एक ये वर्ड है इट कॉमन। तो इन दोनों में देखो इट की जगह क्या वर्ड कॉमन है, और वो है VC। भाई इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है इट वाला, तो इसमें कॉमन क्या आएगा VC। तो इट का क्या हो जाएगा VC, सिंपल सा है ये। प्रश्न नंबर 62 देखिए, ये हमें मिलान करना है। जो रिलेशन इजिप्ट का नील नदी के साथ है, मिस्र में क्या है नील नदी, तो हमें बताना इनमें से कौन सा सही है। देखो मिसिसिपी रिवर है, ये कहाँ पर होती है अमेरिका के अंदर है। मैकोंग रिवर ये है चाइना के अंदर है, तो मतलब ये भी गलत ये भी गलत।
कोलोराडो ये भी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ब्राजील में नहीं है। हाँ, इरावदी म्यांमार के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। इरावदी नदी जो है ये म्यांमार बर्मा के अंदर है। नील नदी है मिस्र के अंदर, इरावदी नदी है म्यांमार के अंदर। बाकी ये तीनों गलत दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट मैच हो जाएगा जो हमें स्टेटमेंट दे रखे उसके हिसाब से। प्रश्न नंबर 63, ये मिरर इमेज हमें बतानी है। MJXWU और इसके सामने ऐसे मिरर रखा हुआ है, ये इधर क्या बनेगा? देखो U है तो U का तो सेम रहेगा, W भी सेम बनेगा और X भी। UWX इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। UW देखो ये तो M बना रखा है इनका, ये दो ऑप्शन तो कट गए। UWX ये सेम रहेगा। अब J का उधर है तो ये J क्या आ जाएगा? इधर उल्टा, और ये M आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए बनेगा। ये L नहीं, ये J है भाई, उल्टा J है ये इसमें गलत प्रिंट हो रखा है। यहाँ पर ये L नहीं है, ये उल्टा J आएगा, क्योंकि इसमें तो L दे ही नहीं रखा। ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि ये M का M आएगा, इसमें W बना रखा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। सवाल नंबर 64 है, ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो B से D पर गए तो 2 ऐड, D से 2 ऐड करेंगे तो D, E और F में 2 ऐड करेंगे तो H में 2 ऐड करेंगे तो J आएगा। 2 ऐड हो रखे तो मतलब पहला अक्षर क्या आएगा? F आएगा। अब आगे चलो, GHI से 2 जोड़ेंगे तो J और K, लास्ट अक्षर आएगा K, LMNO। पहला F और लास्ट K, पहला F और लास्ट K ये दे रखा ऑप्शन डी के अंदर। पहला अक्षर F, दूसरा लास्ट अक्षर K है। दूसरा देख लो, V से 2 गए तो फिर यहाँ से T में से 2 कम कर दो, क्या आएगा? R में से 2 कम गए तो P में से 2 गए तो N। समझ गए? +2 फिर -2 फिर +2 और फिर -2, ये पैटर्न है। फर्स्ट से सेकंड गए तो +2, ठीक है। सेकंड में ये गए तो -2, फिर यहाँ से यहाँ गए तो +2 और यहाँ से यहाँ तो -2। ये पैटर्न लगा हुआ है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले लेटर में +2 है, दूसरे लेटर में -2 है, तीसरे लेटर में फिर +2 है, चौथे लेटर में फिर -2 है। ये पैटर्न इसके अंदर दिया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये फैमिली रिलेशन का है। प्लस का अर्थ है बहन, माइनस का अर्थ है पिता, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, डिवाइड का अर्थ है माता। तो ये रिलेशन दिया है और इसमें F और C का रिलेशन बताना है। F का C से क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। ठीक है, A + B का मतलब क्या है कि A बहन है किसकी? B की। A इज सिस्टर ऑफ B। B - C का मतलब क्या है कि B पिता है C का। B इज फादर ऑफ C। C का बाप है B, यानी कि A बहन है, B इसका भाई हो गया, C बाप है, B का बाप है, C का बाप है B। C बटे D का मतलब क्या है कि C है वो D की माता है। C जो है वो D की माता है। ठीक है, और C का बाप कौन है? B है। C फीमेल हो गई और D × E का मतलब क्या है? D जो हो पत्नी है किसकी? C × D का मतलब है ना, D × E का मतलब है कि D E की पत्नी है। D जो है वो वाइफ है किसकी? E की। E हस्बैंड हो गया। तो इसने पूछा क्या है? F का C से। अच्छा, E - F का क्या मतलब है? E - F का मतलब क्या है? E फादर है किसका? F का। अब देखो, E F का फादर है, ठीक है, और D F की माता है। ठीक है, और F का जेंडर, और देखो F माता है G की, यानी कि F का फीमेल जेंडर है। C है, ये भाई था इसका D का। C जो है वो D की माँ था, तो ये F इसका क्या लगेगी भाई? पोती लगे, नातिन लगेगी ना, ग्रैंड डॉटर। उसके माँ की माँ हो गई नातिन, ग्रैंड डॉटर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, यहां से गणित के सवाल शुरू होते हैं। अब प्रश्न नंबर 66 गणित का पहला सवाल। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 वर्ग मीटर है, इसका आयतन बताओ। अर्धगोले का आयतन बताओ। देखो, एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πr² हेमिस्फेयर का, लेकिन इसने दिया है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3πr²।
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया दे दिया यानी कि 3 πr², ये दे दिया 4158। यहाँ से r² निकालेंगे तो क्या आएगा 4158। पाई की जगह कितना था 22/7, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 22 गुणा में 3। काट लो इसको सारे को, 3 से काट दो पहले तो इसको, 3 एक हम 3, 3 तिया 9 और 3 8 24, 3 6 18, 1386। फिर ये 22 से काट दो, यानी कि r की वैल्यू r² आएगा यहाँ से 441 और r की वैल्यू आ जाएगी 21। गोले की त्रिज्या जब निकालेंगे हम 3πr² बराबर 4158 रख के, तो गोले की त्रिज्या आएगी 21 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई का मान कितना है 22/7 गुणा r³ यानी कि 21 गुणा में 21 गुणा में 21। ये सवाल है, इसको सोल्व करना है, इनके गुणा करके इसको सोल्व करना है और उत्तर आएगा इसका लगभग 19,404। ऑप्शन डी इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 66 का। सवाल नंबर 67 दिया है, 2 उम्मीदवार हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा है, एक को 64% वोट मिले और वो 434 वोट से जीत गया। टोटल कितने वोट पड़े थे? टोटल 100 वोट पड़े थे। एक को मिल गए 64, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 100 में से 64 गए तो 36 वोट। कितने वोटों से जीता ये? 64 में से 36 गया तो 28 वोटों से। लेकिन 28 की जगह देख कितना रखा है 434। 28 की वैल्यू 434, एक की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 434/28। टोटल वोट कितने थे 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये काटेंगे इसको 15.5 पे कटेगा। 15.5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1550। 28 की वैल्यू दे रखे 434, एक की वैल्यू निकलेगी 434/28, काटेंगे तो 15.5 पे कटेगा। टोटल वोट कितने थे 100, तो 100 का मान निकालेंगे, 15.5 को 100 से गुणा करेंगे 1550, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 68 देखो, 1/m 1/n 1/o का अनुपात है 3:4:5। 1/m n o 3 4 5। MNO का बताना है। MNO का मतलब इनका उल्टा करना है। क्या अनुपात हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब हमें बराबर बना तो नीचे वाला का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला कट जाएगा। 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो इस सारी भिन्न को 60 से गुणा कर दो तो क्या आएगा 60/3 अनुपात 60/4 अनुपात 60/5। ये काटेंगे तो कितना आएगा 20, ये काटेंगे कितना आएगा 15, ये काटेंगे कितना आएगा 12। 20 15 12, 20 15 12 जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर। समझ गए? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हमें निकालना है। इसका एलसीएम आएगा 60। इस सारे को 60 से गुणा कर दो। 60/3 करेंगे तो 20, 60/4 करेंगे तो 15, 60/5 करेंगे तो 12। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 69, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 साल है। 5 की औसत आयु कितनी है 42, तो टोटल आयु कितनी हो गई 42 गुणा 5 करेंगे तो 210 हो गई। 5 जनों की 210 टोटल। दूसरे समूह में 8 व्यक्ति और उनकी औसत आयु है 81, 81 गुणा 8 करें कितना आएगा 648। कितने व्यक्तियों की होगी 8 व्यक्तियों की। दोनों समूह को मिलाने पर सभी व्यक्तियों की औसत आयु, तो टोटल आयु जोड़ दो 648 जमा 210 बटे में टोटल आदमी कितने हो गए 8 और 5 13। 648 और जोड़ेंगे कितना आएगा 8 5 8 858/13, 13 5 65, 13 6 78, बच गया कितना 7, फिर एक 8 13 6 78। औसत कितनी आ गई ग्रुप की 66 साल। टोटल आयु बटे में टोटल आदमी, तो टोटल आयु हो गई 210 जमा 648 858 और आदमी कितने हो गए 8 और 5 13। 858 से 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 66 66 साल। तो इस सारे ग्रुप की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी 66 साल। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए 6250 का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। देखो 6250 है, इसको इस ट्री मेथड से निकाल लो। पहले इसका 8% यहाँ से निकलेगा, फिर 8%, फिर ये जो ब्याज आएगा इसका 8% निकालेंगे, वो सारा हम इसमें जोड़ देंगे लास्ट में।
6250 का 8% निकालेंगे तो 6250 गुणा में 8/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8×5 40, 8×2 16, 4 20, 8×6 48, 49 50, 625 को 8 से गुणा करें तो 5000 आएगा, नीचे 10 से एक जीरो कट जाएगा, यानी कितना आएगा ये 500, 500 इधर 500 इधर, और इस 500 का 8% निकालें कितना आएगा 40, 500 जमा 500 हजार, और हजार में 40 जोड़े कितना आएगा 1040। तो कितना ब्याज मिलेगा 2 साल का, 6250 का 8% पर 1040। ट्री मेथड से इसका 8% निकलेगा, फिर इसका 8%, फिर ब्याज का ब्याज निकलेगा दूसरे साल के लिए, तो 1040 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है, 6250 रुपए से अगर इसका मिश्र दर निकालना होता तो सीधा 100 का कितना होगा 108, ये कर दो 6250 गुणा 108/100 गुणा 108/100, इससे जो आएगा वो सीधा का सीधा क्या आएगा, अमाउंट आएगा। अमाउंट में से 6250 घटा देना, 1040 बचेगा, चाहे ऐसे भी कर लो आप। सवाल नंबर 71 है, 350 रुपए किलो वाली चाय को 150 रुपए किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 225 रुपए किलो के हिसाब से बिके। ठीक है, एक चाय का रेट है 350, दूसरी का है 150, मिश्रण है 225 का, क्या अनुपात होना चाहिए, एलिगेशन लग जाएगा। ये कितना बचेगा 125, और ये कितना बचेगा 75, 75 अनुपात 125 काट दो, 25 दिया 75, 25 पांचो 125, क्या अनुपात होना चाहिए 3:5, किस अनुपात में मिलाना चाहिए 3:5 के अंदर, जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 72 देखो आगे। सवाल नंबर 72 में दिया है, दो व्यक्ति हैं एस और एम, एक काम को 9 दिन में करते हैं, एम अकेला इसको 12 दिन में करता, तो एस कितने दिन में करेगा। एस प्लस एम करते हैं कितने दिन में, 9 दिन में, एम अकेला करता है 12 दिन में। 12 और 9 का एलसीएम लेना है, 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। एस प्लस एम की क्षमता है 4 और एम की क्षमता है 3, तो एस की कितनी बचेगी, 4 में से 3 गया तो 1, टोटल काम है 36, एक की क्षमता से कितने दिन में करेगा 36/1, तो एस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में। समझ गए, 4 है ये एस प्लस एम की क्षमता है, एम की अकेले की क्षमता आ गई इधर से 3, तो मतलब एस की क्षमता कितनी बचेगी, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 क्षमता बचेगी। काम है टोटल 36, तो 36/1 करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा काम 36 दिन में, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 73, समान गति से चलने वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, इसकी लंबाई है 120 और इसकी लंबाई है 140, एक दूसरे को पार कितनी देर में करती हैं, ये 10 सेकंड में। देखो एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड भी जुड़ जाती है, तो लंबाई टोटल कितनी हो गई भाई, कितनी पार करेगी, 120 जमा 140 करेंगे कितनी पार करेगी 260, समय कितना दिया है 10 का, तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 26 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी, दोनों की टोटल स्पीड आ जाएगी 26 मीटर प्रति सेकंड, ओवरऑल जो स्पीड है इनकी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इनकी अलग अलग की स्पीड बताओ, तो क्या आ जाएगी 26 आ गई टोटल दोनों की मिलाकर, तो एक एक की क्या आ जाएगी 13, क्योंकि दोनों की समान स्पीड है। पहले लाइन में लिख रखा कि दोनों ट्रेन समान स्पीड से चल रही है, देखो ये लाइन, ओवरऑल स्पीड आ गई हमारी 26 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड मिलाकर, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रही है, ये एक्स से चल रही तो ये वाई से, और एक्स और वाई दोनों बराबर रखी है, यानी कि 2x हो गया 26, एक्स का मान कितना आएगा 13 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो प्रत्येक ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ गई 13 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है और टोटल स्पीड हमारी कितनी आ गई 26 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 74 देखो, ये सोल्व करना है, फार्मूला लगेगा ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा ये छोटे वाला, तो 5 में से 2 गए तो कितना बच गया 3, फिर 3 गुणा 3 करें तो क्या आएगा 9, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ गया 9, ये पहले भाग होगा यहाँ से, 9/3 करेंगे तो क्या बचेगा 3, अंदर कितना है 9, 3 जमा 9 करेंगे कितना बनेगा 12, इस ब्रैकेट के अंदर का सारा मलबा कितना बच गया 12, ये कितना है गुणा 6 7 42 माइनस 12, 42 में से 12 गए तो कितना बचेगा 30, जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, देखो पहले ये सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 3 गुणा 3 कितना आएगा 9,
ये इसको भाग देंगे तो 3 प्लस 9 कितना आ गया 12। तो ये सारा कितना आ गया 12, ये 6 7 42, 42 में से 12 गया तो कितना बचेगा 30 बचेगा। पेपर के अंदर सिंप्लीफिकेशन का सवाल जरूर से जरूर आएगा। सवाल नंबर 75, ये है जबरदस्त सवाल, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो ये कोई मीनार है, ये इसकी परछाई है, तो ये टोटल 70 मीटर कम हो जाती है। कोण बनेगा 30 से लेकर 60 डिग्री तक। पहले मतलब कोण था यहाँ पे 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। ए बी सी और ये डी मान लिया। मीनार की हाइट मान ली h, पहले ये लंबाई मान ली जो परछाई थी वो थी x। सी से डी के बीच में दे रखी है 70। भाई लंबाई कम हो गई तो पहले सी पॉइंट तक थी और ये डी पे आ गई तो 70 कम हो गई लंबाई। हमें बताना है h का मान। तो पहले ट्रेंगल ए बी डी में tan 60 लगाओ। tan 60 डिग्री क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस, ठीक है। और वो दे रखा tan 60 के बराबर, tan 60 कितना होता है 1/√3 के बराबर, तो h बराबर √3 ये बेस के बराबर आ जाएगा। दूसरा फिर ये पूरी मिलेगा और tan 30 का, उसमें दिया क्या आएगा, ये बेस प्लस में 70 आ जाएगा। दोनों तरफ बेस बराबर रखना, b की मान, h का मान वहां से निकालना जो लगभग 61 आएगा, h का मान लगभग 60.6 आएगा। एक तो बनेगा h बटे x बराबर √3, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, h बटे √3 आएगा। दूसरा बनेगा h बटे x प्लस 70 बराबर 1 बटे √3, ये बनेगा क्योंकि tan 30 डिग्री होता है 1 बटे √3, ठीक है। अब ये आर पार गुणा करें तो इधर क्या आएगा √3h बराबर x प्लस 70। x का मान कितना है h प्लस √3, तो यहाँ पर लिखना h बटे √3। आर पार गुणा करो इसको तो ये आएगा 3h बराबर h जमा 70 √3। ये h इधर आ जाए कितना बचेगा 2h बराबर 70 √3, और इसको h ले जाएंगे तो 70/2, 70/2 यानी कि 35, 35 गुणा √3, √3 का मान होता है 1.73, और इसको 35 से गुणा करेंगे तो लगभग 60.6 उत्तर आएगा, 60.6 उत्तर आएगा। h बटे √3 बराबर x आएगा। दूसरी इक्वेशन से आएगा h और ये आएगा x, भाई x प्लस 70 किसके बराबर √3h के। x का मान ये रखना है h बटे पहले वाले इक्वेशन का, यहाँ से h का मान निकल जाएगा, h आएगा लास्ट में 35 √3 आपका, √3 का मान होता है 1.73, 35 को 1.73 से गुणा करें तो 60.6 आएगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 76 देखो, साइन स्क्वायर 60 जमा कोस स्क्वायर 30 जमा tan स्क्वायर 45 जमा कोट स्क्वायर 45। एक चीज ध्यान रखना, tan 45 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, एक और एक 2, प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60। देखो साइन स्क्वायर 60 जमा कोस स्क्वायर 30 अलग अलग दे रखे हैं, ये दोनों अलग अलग कोण दे रखे हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करें कितना आएगा 3/4। साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करें क्या आएगा 3/4। कोस 30 भी क्या होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर करें कितना आएगा 3/4, 3/4, 3/4 दोनों 3 और 3 6/4 बनेगा। 6/4 का मतलब हो गया 3/2 यानी कि 1.5। दो पहले से दे रखा 1.5 हो रहा है, कितना आ गया 3.5। समझ गए, वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कोस 30 और साइन 60 बराबर है। tan 45 कोट 45 हमेशा एक होता है, तो दो जमा में 1.5 करें तो 3.5, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 76 नंबर का। सवाल नंबर 73 देखो, दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। अगर ऐसे दे रखा तो x का मान हमेशा क्या रखना है 1 रखना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना। x प्लस 1/x अगर 2 दे रखा तो x का मान 1 होगा, क्योंकि 1 जमा 1 2, तो x की 4 जमा 1/x की 4 कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। सवाल नंबर 78 देखो, 50 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, एक तो 53, एक 59, एक 61, एक 67, एक 71, एक 73, एक 79, एक 83, एक 89।
ये है लगभग 10 संख्या। 4 3 7 2 9 और एक और कौन सी रहेगी फिर 97। इनको जोड़ के 10 से भाग देना है। इन सारी संख्याओं को जोड़ के 10 से भाग देना है। 50 से 100 के बीच में जो भी है भाज्य संख्या है, और उत्तर आएगा आपका 73.2, क्योंकि उन सभी का जोड़ आएगा 732, उसको 10 से भाग देंगे तो 73.2 हमारा उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 79 देखो, ये पार्टनरशिप का सवाल है। 3 व्यक्ति हैं, PQR 1000 1200 और 1500, इनको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी किस अनुपात में रुपए मिलाए इन्होंने 10 12 15, टोटल जोड़ेंगे कितना बनेगा 37। ठीक है, PQR का अनुपात निकाले भाई, 1000 अनुपात 1200 अनुपात 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 10 12 15 बच गया। तो अनुपात जो राशि है 666, ये भी इसी अनुपात में बचेगी। तो 37 का मान दे दिया 666, तो बटे में 37, Q का मान निकालना है तो गुणा में 12, 37 से इसको काट देना है। ठीक है, 37 को इसको काट देना है और फिर 12 से गुणा करनी है, तो आपका इसमें से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 666 को जब हम 37 से काटेंगे तो कितना आएगा इसका, 37 से कम 37 और ये 8 पे जाएगा, 18 आएगा ये। 18 को फिर 12 से गुणा करें कितना आएगा 216। तो क्यू का शेयर कितना है इसके अंदर 216 है। 10 अनुपात 12 अनुपात 15, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 37। प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बटेगा। HCF बताना है इसका, 2 संख्या दे रखी है, एक ये और एक ये। तो HCF में हमेशा छोटी से छोटी संख्या लेने जो दोनों में कॉमन है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, क्या कॉमन है 2 की पावर 2, गुणा में 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, क्या कॉमन है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, क्या कॉमन है 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि ऑप्शन सी, ये उत्तर हो जाएगा। HCF क्या आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं 4 गुणा 9 गुणा 5, या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं 5 चौक 20, 20 नहीं में 180, 180 भी लिख सकता है, कैसे भी वैल्यू लिख सकता है। HCF होता है सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे गणित के और रीजनिंग के। 80 सवाल इस मॉक टेस्ट के हो चुके हैं। लास्ट के 20 सवाल बचे हैं, 20%, 10 हिंदी के और 10 आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी PDF आपको वहां पर मिलेगी, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 81 से अब हम हिंदी के प्रश्न करेंगे। हिंदी के ओनली 10% बचे हैं, लास्ट के 10% हिंदी के करेंगे और 10 इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये हमारे मॉक टेस्ट के लास्ट के ही कुछ सिलेक्टेड प्रश्न बचे हैं 20%, उसके बाद ये हमारा मॉक टेस्ट यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो सवाल नंबर प्रश्न नंबर 81 से हम ये शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 81, नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल यानी कि नील के समान कमल, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभावी या बहुव्रीहि समास। तो नील कमल के अंदर समास है कर्मधारय समास। नील कमल के अंदर कौन सा समास है कर्मधारय समास। आगे है प्रश्न नंबर 82, मुक बहादुर ने सुनी पुकार, इसमें कौन सा अलंकार है। मुक बहादुर ने सुनी पुकार, यमक, अनुप्रास, उपमा या विरोधाभास। देखो मुक बहादुर, गूंगा बहरे ने सुनी पुकार, मतलब विरोध की बात हो रही है इसके अंदर, जो चीज हो ही नहीं सकती भाई, गूंगा बहरे को कहां से सुनेगा। तो कौन सा अलंकार इसके अंदर, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। प्रश्न नंबर 83 है, राम ने फल खाया, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है। ने, कर्ता ने, तो ने किसका चिन्ह है, कर्ता कारक का। कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, अब आता राम ने फल को खाया, और को का पूछता तो क्या होता, कर्म कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना। ठीक है, ये सारे कारक हैं। प्रश्न नंबर 84 दिया है, वह खेल रहा है, इस वाक्य में खेल रहा है कौन सा काल है। खेल रहा है यानी कि वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। खेल रहा है इसका मतलब कौन सा काल है, वर्तमान काल।
वो फिलहाल पूर्ण नहीं हुआ है, खेल रहा है का मतलब अपूर्ण काल है, मतलब फिलहाल जो घटना है वो हो रही है, वो काम चल रहा है। वर्तमान अपूर्ण काल। 85 नंबर है पुस्तकालय का विग्रह बनाओ। पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय होता है पुस्तक रखने का स्थान। लाइब्रेरी जो बोलते हैं ना, वो पढ़ने की जगह नहीं होती, वो होती है पुस्तक रखने की जगह। लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तक रखने का जगह। पुस्तक पढ़ने का स्थान मत कर देना भाई, आजकल तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुस्तक पढ़ने का स्थान है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तक रखने का जगह, पुस्तकालय। ऑप्शन बी उत्तर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 66 दिया है, पितामह में कौन सा समास है? पितामह, पिता के समान। पितामह के अंदर कौन सा समास है? यह आएगा बहुव्रीहि समास। 87 नंबर है, सूर्य उदित हो चुका है, इसमें कौन सा काल है? हो चुका है, वर्तमान काल की बात हो रही है। कैसा? पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान में घटना पूरी हो चुकी है। ठीक, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का। प्रश्न नंबर 88 है, कर्मवाच्य बताना इसमें से कौन सा है? कर्म की प्रधानता किसके अंदर है? बच्चे ने आम खाया, किसने खाया आम? बच्चे ने। आम बच्चों द्वारा खाया गया, ये इसमें है कर्म। आम है कर्म, किसके द्वारा खाया गया? बच्चों द्वारा। तो कर्मवाच्य किसमें है? ऑप्शन बी में, आम बच्चों द्वारा खाया गया। प्रश्न नंबर 89 है, राम का पुण्य काम करेगा, इस वाक्य में का कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना। तो का, के, की, रा, रे, ये किस कारक के अंदर आते हैं? संबंध कारक के अंदर। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, या फिर के, या फिर की, रा, रे, री, ये 6 शब्द है, इनमें से कोई भी हो तो वो संबंध कारक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें का के लिए? संबंध कारक। 90 नंबर है, हिंदी का आखिरी प्रश्न, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें कौन सी लोकोक्ति या अलंकार है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये है व्यंग्य अलंकार। कौन सा है? व्यंग्य। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। हिंदी पूरी हो गई। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब 7900 करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। आखिरी 10 प्रश्न है इंग्लिश के, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। करेक्ट कौन सा है? द कमेटी वाज एनिमस इन देयर डिसीजन, द कमेटी वर एनिमस इन इट्स डिसीजन, द कमेटी वाज एनिमस इन इट्स डिसीजन, या फिर द कमेटी वाज वर एनिमस इन देयर डिसीजन। तो देखो कमेटी है, ये सिंगुलर वर्ड है, तो यहां पे आएगा द कमेटी वाज एनिमस इन इट्स डिसीजन। ऑप्शन सी वाला करेक्ट दिया गया है। 92 है, और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, हैड आई नोन दैट द एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट आई वुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर। तो हैड के साथ शुरू है, तो यहां पर वुड हैव नहीं आएगा, सिर्फ वुड आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, इंटरजेक्शन का ये सेंटेंस है ये, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 93 का है, सिनोनियम बताना है वर्ड सेंटेंसियस का। सेंटियस वर्ड का सिनोनियम बताना है, क्या अर्थ होता है सेंटियस का? तो इसका अर्थ होता है पिट्ठी, ऑप्शन बी। 94 दिया है आगे, और एंटोनियम बताना है वर्ड है पेरिफिडियस। पेरिफिडियस का एंटोनियम क्या होगा? लॉयल। पेरिफिडियस का मतलब क्या होता है? गद्दार। डिसाइडफुल, ये इसका सिनोनियम दे रखा डिसाइडफुल, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? लॉयल। 95 है, इडियम बताना है, टू बी एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड इन समथिंग, किसी चीज में अच्छा निपुण होना, उसको क्या बोलते हैं? कोई किसी चीज में एक्सपर्ट, उसको क्या बोलते हैं? टू गेट वंस गोट, टू हैव ए बी इन वंस बोनेट, ये भी गलत है। ये टू नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, यानी किसी चीज में निपुण होना। ठीक है, 96 का है, इडियम बताना है आपको, टू टेक ए लीफ आउट ऑफ समवंस बुक, किसी की किताब से कागज चुरा लेना। कहने का मतलब तो ये है सिंपल सा, कहने का मतलब है कि टू फॉलो समवंस एग्जाम्पल, किसी के चीज का अनुसरण करना किसी का। 97 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है।
ए पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन पॉलिटिकल, वो होता है जिलट। जिलट का मतलब क्या होता है? कट्टर। जिलट क्या होता है? कट्टर। तो कट्टर भाव जो रखता है वो आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा। चाहे वो अपने धर्म के प्रति और राजनीति के प्रति, अपने विचारों के प्रति कट्टरता, ऑप्शन बी। 98 का है नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। ही एक्सक्लेम्ड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो अल्लाह, देखो उसका पर्स गुम हो गया, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा। ठीक है, ये दो तो कट गए। ही हैड लॉस्ट हिज पर्स, देखो हैव लॉस्ट है, हैव का किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड लॉस्ट, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो है, सैड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये तो सीधा ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो रहा था, पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसमें तो। 99 है वॉइस चेंज करनी है। व्हाई डिड योर ब्रदर रिप्रिमांड हिम। अब वॉइस में हमेशा क्या होगा? टेंस, इंडेफिनेट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। व्हाई वाज ही प्रिमांडेड बाय योर ब्रदर। व्हाई वाज बीइंग तो आएगा ही नहीं, हैज भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, क्योंकि डिड है तो इसकी जगह क्या आएगा? वाज आएगा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय योर ब्रदर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें भी वॉइस चेंज करनी है। समवन हैज स्टोलन माय पेन। हैज दे रखा है तो इसका मतलब कौन सा होगा? प्रेजेंट की टेंस दे रखा है ना प्रेजेंट में, तो हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो माय पेन हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये 100% हमने पूरे करे हैं। और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। पीडीएफ आपको मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब पर भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइल अपडेट्स और नॉलेज हब को। हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए हम कंटिन्यू प्रैक्टिस टेस्ट हम डालने लग रहे हैं, सीटी मेंस प्लस ग्रुप डी दोनों के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। सीटी जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था ना, वो हमारे ही प्रैक्टिस सेट में से लगभग वहीं से रिपीट हुआ था। तो सिलेक्टेड पर्सन है जो आपके लिए तैयार किए गए हैं हरियाणा सीटी मेंस प्लस ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो ये आज के 100% है इस प्रैक्टिस सेट में हमने देखे हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नॉलेज हब 7900 करके। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।